नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय कथा और पटकथा। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला है पटकथा स्रोत, स्वरूप और संरचना। दूसरा है नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। तीसरा है पटकथा लेखन का प्रारूप और चौथा है पटकथा और कंप्यूटर। तो पटकथा, पट यानी पर्दा, पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, इसी को हम कहते हैं पटकथा। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पर्दे पर तो हम फिल्में, सीरियल सब देखते हैं स्क्रीन पर, लेकिन वो कैसे लिखी जाती है, कहाँ से ली जाती है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पटकथा लेखक, पत्रकार और साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी जी ने क्या कहा है पटकथा के बारे में, कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी हुई कथा है। यानी कि कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली लिखी हुई कथा है। क्योंकि कहानी तो कोई भी लिख सकता है कहानी, लेकिन उसको पर्दे पर किस प्रकार से दिखाया जाए, उसी को हम कहते हैं पटकथा। कि आप फिल्मों में देखते हैं, फिल्में किस तरह से दिखाई जाती हैं पर्दे पर, इसी तरह आप सीरियल देखते हैं वो भी, तो उनकी पटकथा अलग तरह से लिखी जाती है। तो मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविज़न धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या बला है, संभव है। तो इसमें आप छोटे छोटे प्रश्न इसमें आप टिक कर सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि मनोहर श्याम जोशी जी ने पटकथा से संबंधित जो पुस्तक लिखी है उनके क्या नाम है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा हो। तो सबसे पहले शब्द पटकथा, ये दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। यानी कि सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाता है कि पटकथा से क्या अभिप्राय है। तो आप कर सकते हैं, पट जो दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ से आप इसकी कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। और आगे देखिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि निर्देशक अपनी शूटिंग भी पटकथा के अनुसार ही करता है। उसमें देखता है कलाकार कौन है, ये सारे जो भी टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं, सहायक हैं, जो भी पटकथा के आधार पर सभी अपना कार्य करते हैं। सभी को अपने डायलॉग्स की जानकारी दी जाती है। कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों, सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो ये छोटे प्रश्न में आ जाता है कि पटकथा का मुख्य हिस्सा क्या होता है, कथानक। आगे है, किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है कथा। कथा यानी कहानी, क्योंकि बेस तो चाहिए, कोई भी पर्दे पर कैसे दिखाएंगे उसको, उसके लिए कहानी। अब कहानी कहाँ से आएगी, यानी कि अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें पटकथा का स्रोत, कि पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलेगा, हमें कहानी कहाँ से मिलेगी। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं, हमारे स्वयं के साथ या आसपास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा, अथवा साहित्य के किसी अन्य विधा की कोई रचना। मशहूर उपन्यास, कहानियों या फिल्मों या सीरियलों आदि की परंपरा काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी
बार फिल्माया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिकों, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहा है। अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर कामयाब उपन्यास, नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रश्न है कि पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है, ये प्रश्न हमारा, इसका उत्तर हमें मिलता है इस पैराग्राफ के अंदर कि पटकथा का स्रोत कहीं से भी लिया जा सकता है। अपनी निजी जिंदगी की कोई घटना से लिया जा सकता है, कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटित हुई हो, या कोई ऐतिहासिक घटना से लिया जा। आप ऐतिहासिक फिल्में देखते हैं बनी हुई, जैसे आपने पद्मावत देखी है, या कोई भी ऐसा लेखक है जिसकी कहानी है, जैसे मान लो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उनका देवदास फिल्म पर तो, देवदास उपन्यास है उनका, उस पर तो फिल्में 3 बार बन चुकी है। उनका एक और उपन्यास है परिणीता, उस पर भी फिल्म बन चुकी है। तो वहाँ से भी लिया जा सकता है, कोई ऐतिहासिक घटना से भी लिया जा सकता है। तो अब देखते हैं अलग अलग तरह की फिल्में पर्दे पर दिखाई जाती हैं, कोई ऐतिहासिक होती है, कोई किसी लेखक साहित्यकार के द्वारा लिखी गई रचना होती है। तो ये होते हैं स्रोत कि कहीं से भी ये सब स्रोत है, या कोई कल्पना से कोई कहानी बना ली जाए। तो ये सब क्या है, हमारे पटकथा के स्रोत कि जहाँ से पटकथा ली जाती है। आगे है, इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हुई। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस तरह तैयार होता है। अब ये प्रश्न हमारा अगला प्रश्न इस पैराग्राफ में क्लियर हो जाएगा कि पटकथा की संरचना कैसे होती है, और इसमें ये भी पढ़ेंगे हम कि पटकथा और नाटक में क्या अंतर होता है। तो दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो दोनों प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हुई। वो कहते हैं कि संरचना, ये तो हो गया कि स्रोत कहाँ से मिलेगा। अब दूसरी बात आती है कि पटकथा की संरचना कैसे होगी। तो जिसको संरचना कहते हैं पटकथा की, यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन प्ले, कि पर्दे पर उसको किस प्रकार से दिखाया जाएगा, वो होती है। नाटक की तरह ही जहाँ पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान, ये सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग होते हैं। जो नाटक के, देखिए आप स्टेज पर नाटक देखते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। कोई अच्छा कैरेक्टर होता है, कोई जिसको हम विलेन बोलते हैं, कोई बुरा कैरेक्टर होता है, अलग अलग घटना स्थल दिखाए जाते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं। इस तरह कहानी आगे बढ़ती जाती है। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं खुशी होती है, और आखिर में फिर उसको एक समाधान के साथ उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसी प्रकार पटकथा में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पटकथा को भी पर्दे पर दिखाया जाता है। तो मंच, तो ये संरचना होती है उसकी। तो इसमें अंतर क्या है वो भी पढ़ेंगे हम कि अंतर क्या है। सबसे पहले कि दृश्य की लंबाई होती है। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों के छोटे छोटे, यानी कि दृश्य होते हैं। अब नाटक होता है वो तो मंच पर दिखाया जा रहा है, स्टेज पर दिखाया जा रहा है, तो उसके दृश्य तो लंबे लंबे, नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं। लेकिन जो फिल्में होती हैं वो पर्दे पर दिखाई जाती है, छोटे पर्दे पर 2 घंटे में ही ख़त्म करना पड़ता है। नाटक तो फिर भी थोड़ा कई बार लंबा भी हो जाता है। तो वो जो है फिल्मों में छोटे छोटे दृश्य होते हैं। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्मों में इसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दोनों माध्यमों में अंतर, नाटक, ये क्यों कहा गया है कि नाटक में आमतौर पर सीमित घटना, क्योंकि नाटक वो लाइव दिखाया जा रहा है, स्टेज पर दिखाया जा रहा है, तो उसमें तो हम लिमिटेड घटना स्थल दिखाए, क्योंकि सब कुछ स्टेज पर उसी समय बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा फिल्म में कोई कुछ नहीं होता। फिल्म में हर दृश्य नए स्थान पर दिखाया जा सकता है। अब नाटक है वो एक सजीव कला माध्यम है, क्योंकि सजीव रूप से उस पर स्टेज पर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो अपने ही जैसे लोगों के सामने वो दिखाते हैं, और सब कुछ वहीं पर उसी समय
होता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविज़न में पूर्व रिकॉर्डेड छवियाँ और ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि पहले से रिकॉर्ड किया जाता है फिर उसको पर्दे पर दिखाया जाता है। एक ये अंतर भी हो गया। अब नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है एक निश्चित अवधि के दौरान, जबकि फिल्म या टेलीविज़न की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। ये भी एक अंतर हो गया इनमें कि एक ही मंच पर और निश्चित अवधि में, निश्चित समय सीमा में उसको दिखाना पड़ता है, लेकिन जो नाटक की धारावाहिक की शूटिंग होती है वो अलग अलग जगह पर और कई कई दिनों तक चलती है और बाद में उसको दिखाया जाता है पर्दे पर। इसकी 6 महीने में भी शूटिंग हो सकती है, साल में भी, 2 साल में भी, तो इसकी अवधि कोई निश्चित नहीं होती है। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा और टेलीविज़न में इसका कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि नाटक जो होता है सीमित समय में दिखाया जाता है, समय का भी बंधन होता है इसमें, तो दृश्यों की संरचना, तो चरित्रों की संख्या, कैरेक्टर की संख्या कम रखनी पड़ती है। लेकिन जब फिल्मी पर्दे पर पटकथा होती है उसमें इस तरह का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय भी लगता है, कैरेक्टर भी कितने ही हो सकते हैं उसमें। अब सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है। ये भी छोटे छोटे प्रश्न में आ जाता है आपका कि हम स्टेज पर जो नाटक दिखाते हैं उसका विकास लीनियर यानी कि एक रेखीय, एक ही दिशा में कहानी आगे बढ़ती जाती है, एक ही दिशा में बढ़ती है ना। लेकिन जो सिनेमा होता है उसमें फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड ये हम आगे पढ़ेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि नाटक की कथा का विकास लीनियर यानी कि एक रेखीय कैसे होता है, और सिनेमा में आगे हम पढ़ेंगे। तो आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फ्लैशबैक क्या होता है, जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाली किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं। देखिए, आप फिल्मों में भी देखते हैं, धारावाहिक भी देखते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो अपने पहले समय की, बचपन की बातों को याद करते हुए वो फ्लैशबैक में चला जाता है, तो उसके बचपन दिखाया जाने लग जाता है उसको। और इसी प्रकार कई बार वो भविष्य की सोचने लग जाता है कि बड़ा होकर मुझे ऐसा बनना है, ये करना है, वो करना है, तो वो भविष्य में चला जाता है, तो उसमें क्या है, भविष्य की बातें पर्दे पर दिखाई जाने लगती है और फिर वो वर्तमान में आ जाता है। तो ये तकनीक होती है कि अतीत की किसी घटना को दिखाया जाता है पटकथा में, तो वो फ्लैशबैक, और भविष्य में होने वाले हादसे को पहले दिखा दिया जाता है, तो वो फ्लैश फॉरवर्ड। इन दोनों तकनीकों का एक उदाहरण भी दिया गया इसमें। मान लीजिए हम रांगे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और वसंता भी है। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को कहती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और वहाँ पहली बार वह गूंगे से मिली थी। यानी अभी तो वो गूंगे की पिटाई हो रही है तो वो चमेली वहाँ बाहर आती है, लेकिन वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे गूंगे की उसकी पागल खाने में मुलाकात हुई थी, तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यही वर्तमान से अतीत में जाना, ये फ्लैशबैक का उदाहरण हो गया। अब फ्लैश फॉरवर्ड को समझने के लिए हम मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं जहां शाम के बाजार जाने के बाद वीना घर ठीक ठाक कर रही है और उसे वो मोज़ा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल में नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए तो हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करें तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है।
अचानक वीना के मन में विचार कौनता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। यानी कि वो कल्पना कर रही है आगे आने वाले समय में क्या है कि वो छिलके उसकी सास के, तो वो कल्पना कर रही है कि कैसे होगा। वो पूरे परिवार पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिराकर उसे भला बुरा कह रही हैं। हम वापस वर्तमान में आते हैं और वीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा छिलके मोजे में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। तो वो अंडे के छिलके जब उसको मिलते हैं तो वो कल्पना कर रही है भविष्य में क्या हो सकता है, भी सास के हाथ लग गए हैं, तो ऐसे वो कल्पना कर रही है कि जैसे ऐसा हो गया है। तो ये वो फ्लैश फॉरवर्ड में चली गई है। तो यहाँ एक तथ्य गौर करने लायक है कि वो यह है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें वापस वर्तमान में आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्लैशबैक में भी आप देखते हैं, फिल्म में भी फ्लैशबैक में चल रही है तो वापस फिर वो प्रेजेंट में आते हैं, और इसी तरह फ्लैश फॉरवर्ड में चल रहा है फिर वापस से प्रेजेंट में आना पड़ता है। तो वो ज़रूरी है ताकि दर्शकों के मन में किसी भी प्रकार का असमंजस, यानी कि दर्शक कन्फ्यूज न हो। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं कि हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है। ठीक उसी समय हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। कालांतर में दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक नंबर 1 अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है और नायक नंबर 2 एक कामयाब उद्योगपति। मतलब ये कि इन दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफर हम एक साथ दिखा सकते हैं। या अगर हम अंडे के छिलके का ही उदाहरण ले तो जिस समय वीना अंडा फ्राइंग पैन में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है, उसी समय हम दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरकर उसे पैसे दे रही है। हम फिर दिखाते हैं वीना का हलवा लगभग बन गया है। उधर जमुना देवी घर के अंदर आती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये कथा और पटकथा में जो भी मैंने आपको समझाया है, तो इसमें क्या बताया कि जमुना देवी उदाहरण के द्वारा इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैशबैक तकनीक के बारे में ये बताया है। इसी प्रकार उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है कि एक ही साथ में 2 दृश्यों को 4 दृश्यों को टीवी पर दिखाया जा सकता है, पर्दे पर दिखाया जा सकता है। आप देखते ही हैं फिल्मों में कैसे एक साथ एक जगह कुछ और घटना चल रही है, दूसरी जगह कुछ और चल रही है। तो ये सब घटनाएं इस तरह से दिखाई जा सकती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे पटकथा की मूल इकाई, कि पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो पटकथा की मूल इकाई होता है दृश्य। आप देखते हैं कि टीवी में कई बार देखते हैं पर्दे पर कि दृश्य होता है, दृश्य कैसे बदल जाते हैं एक तरफ से, जैसे कि जगह बदलती है, घटना बदलती है, कैरेक्टर बदलते हैं, तो एकदम से दृश्य भी चेंज हो जाता है। तो दृश्य पटकथा की मूल इकाई होता है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। दृश्य एक लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का है क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य 2 अगले दिन अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त फिर दिन का। दृश्य 3 उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य है। ये आपके ही सिलेबस में 11वीं में रजनी एकांकी है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको दृश्य का पता चलेगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अगर रसोई घर का दृश्य है तो वहाँ से अगर कहीं और जाते हैं, कहीं जगह पर या कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं तो कैसे दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 इस तरह से उन दृश्यों को नाम दे दिया जाता है।
तो मान लीजिए पहले दृश्य में हम यह दिखाते हैं कि रजनी और लीलाबेन बातें करते करते रसोई घर में चले जाते हैं, तो बावजूद इसके कि समय, कार्य, व्यापार, चरित्र सब एक ही हैं, फिर भी दृश्य संख्या बदल जाती है क्योंकि घटनास्थल बदल गया है। चलिए अब हम उस दृश्य को देखते हैं जहाँ रजनी अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे में बाहर बैठी है और अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है। अब मान लीजिए रजनी को 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ता है। इतनी देर का दृश्य सिर्फ रजनी के बैठे रहने का दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे, अतः इस दृश्य की पटकथा इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो आप देखते हैं कि कई बार होता है कि आप रजनी एकांकी में तो पढ़ेंगे ही, और भी एकांकी आप पढ़ चुके हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी एकांकी 9th क्लास में पढ़ी है आपने, इससे पहले आपने 7th क्लास में पापा खो गए पढ़ी है, 6th क्लास में आपने ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ी है। तो दृश्य इस तरह से घटनास्थल चेंज होता है या कैरेक्टर चेंज होता है तो दृश्य चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें रजनी जो एकांकी जो आपके ही सिलेबस में आरोह की बुक में आगे मिलेगी आपको पढ़ने को, तो उसमें इसी प्रकार दृश्य 1, दृश्य 2 इस तरह आप देखेंगे कि किस तरह जब घटनास्थल यानी कि जगह चेंज हो जाती है या कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो वो दृश्य भी चेंज, तो दृश्य को नाम दे दिया जाता है कि दृश्य 1। अगर दृश्य चेंज हो गया, घटना यानी कि घटना और कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो उसको अगले दृश्य को दृश्य 2 नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो उसी का उदाहरण दे रखा है। आप उस पूरी एकांकी को आप पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा कि दृश्य किस प्रकार से उसमें चेंज हो रहे हैं। इसी तरह कथानक को दृश्यों में बदलने का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर गौर करने लायक 2 तरह की बातें हैं कि पहले तो हमने किस आधार पर दृश्य का बंटवारा, कि किस आधार पर होता है दृश्य का बंटवारा, यानी कि घटनास्थल अलग अलग है तो भी दृश्य अलग हो जाते हैं। और इसी प्रकार पटकथा लिखने का जो तरीका है, यानी हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य के लोकेशन या घटनास्थल लिखा जाता है, यानी कि वो कमरा, पार्क, रेलवे स्टेशन या शेर की मान। और उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुबह, शाम। तीसरी जानकारी जो दृश्य से शुरू होती है वो है घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह पर, अंदर या बाहर। तो ये सब सूचनाएं आमतौर पर अंग्रेजी में लिखी जाती है। और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल, मतलब INT और EXT ये शॉर्ट में, यानी कि पटकथा लिखते समय ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। मान लो जो दृश्य है उसमें जगह का नाम बताया जाएगा कि जगह कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, ये वो बताया जाएगा ऊपर दृश्य के नीचे। दृश्य मान लो दृश्य 6 है, उसके नीचे ये सब लिखा जाएगा। फिर ये भी बताया जाएगा कि बाहर की घटना है या अंदर, दिन का समय है या रात का समय है, सुबह का समय है, शाम का समय है, ये भी लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती है। तो पटकथा में इस तरह से लिखा जाता है कथानक। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर और उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट जैसी जानकारी निर्देशक और एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। अब तो खैर कंप्यूटर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया होता है। साथ ही आप ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ रही है। अक्सर उसे सुधारने के सुझाव भी आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना न करना आपकी सूझबूझ और इच्छा पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार सहायता करते हैं, ये आखिरी के पैराग्राफ में कंप्यूटर के किस प्रकार पटकथा लिखने में सहायता करता है, ये प्रश्न भी क्लियर हो गया है इसमें। तो आपको ये समझ आ गया होगा और आप अच्छी प्रकार से इसके दृश्य कैसे चेंज होते हैं वो करने के लिए आप रजनी एकांकी पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसमें पाठ में जो संवाद है, प्रश्न दिए गए हैं वो और कर लेते हैं। बीच में तो मैंने आपको प्रश्न बता ही दिए हैं। पटकथा की मूल इकाई या पटकथा लिखने में कंप्यूटर कैसे सहायता करता है, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, पटकथा की संरचना कैसे होती है, स्रोत कहाँ से मिलता है, पटकथा की परिभाषा, ये सब क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो चुके हैं इसमें। अब
है फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के दो उदाहरण दीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी, अपनी देखी किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उसमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया गया। तो कैसे घटना के आधारों पर किया गया या कैरेक्टर चेंज हुए उस आधार पर किया गया। कोई भी आप फिल्म ऐसी आप ले सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा। तो फिल्में तो आप देखते ही होंगे, तो फिल्मों में फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो या कोई धारावाहिक है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में ही आपने लिखना है कि फ्लैशबैक तकनीक कैसे इस्तेमाल हुई, फ्लैश फॉरवर्ड कैसे हुई, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। उसके बाद है पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दृश्य का बंटवारा किस आधारों पर किया जा रहा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जगह है जो दृश्य है उसका घटनास्थल क्या होना चाहिए, कि कौन सा है, कमरा है, बरामदा है, पार्क है, कौन सी जगह है वो। तीसरा पॉइंट है कि घटना के समय का संकेत भी होना चाहिए कि सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है। इसी प्रकार घटना कहाँ पर हो रही है, खुले में हो रही है, बंद में हो रही है। इसी प्रकार जो पात्रों की जो गतिविधियाँ हैं वो उसमें जैसे कोई भी पात्र है उसके मुख्य एक्सप्रेशन, जैसे रजनी का ले सकते हैं हम, रजनी ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुस्से से देखते हुए, इस तरह से होता है। तो वो पात्रों की गतिविधियाँ जो होती हैं उसके बारे में भी होता है। इसी प्रकार जो पात्रों को जो संवाद बोलने का जो ढंग है उसका भी अच्छी प्रकार से निर्देश दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक दृश्य के अंत में जो हमने अभी पढ़े थे पाठ के अंत में रिजॉल्व, फेड आउट, कट्टू, ये जानकारी सभी को पता होनी चाहिए, जिससे कि कैरेक्टर को या निर्देशक को जो भी उसमें दी जाए जानकारी दी जाए सबको उसका मतलब पता हो, जिससे कि उससे पटकथा में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। सारे जो कैरेक्टर है जो भी शूटिंग कर रहे हैं उनको भी ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो आपको ये पूरा अध्याय है वो अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और इसके जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी आ गए होंगे।